उतना सोना अपने साथ लाए हो राज सिंह। अगर आप क्लासिक बॉलीवुड मूवीज के शौकीन हैं तो यह मुमकिन नहीं हो सकता है कि आपने स्टोरी लाइन में गोल्ड स्मगलिंग ना देखा हो। अमीर लड़की, गरीब लड़का, मेले में बिछड़ा भाई, सीता और गीता, उतना ही कॉमन था गोल्ड स्मगलिंग एज अ स्टोरी लाइन। बड़े बड़े डॉन से लेकर एंग्री यंग मैन आए, सबने सोने का धंधा जरूर किया था। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। समय बदला, हालात बदले, समुंदर में ट्रोलर की जगह ले ली हवाई जहाज ने, और क्योंकि स्त्री कुछ भी कर सकती है तो एयर होस्टेस करीना, ताबू और कीर्ति बन गए गोल्ड स्मगलर्स। लेकिन मैं यहां फिल्म रिव्यू करने के लिए नहीं आया हूं आज। 70 के दशक की बात हो या आज का समय, बॉलीवुड भी कहीं ना कहीं हमारे देश की सच्चाई ही दर्शाता है बड़े पर्दे पर। बिल्कुल क्रू मूवी की तरह एयर इंडिया एक्सप्रेस की एयर होस्टेस सुरभि खातून को डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस या डीआरआई ने इंटरसेप्ट किया कन्नूर एयरपोर्ट पर पिछले साल, जब वो मस्कट से वापस आ रही थी करीबन 1 किलो सोना अपने रेक्टम में छुपाकर। और अब उससे भी ज्यादा बड़ा सनसनीखेज खबर आया है मार्केट में। कन्नड़ा एक्ट्रेस रानिया राव को बेंगलुरु केंपेगौड़ा एयरपोर्ट पर 14 किलो सोना के साथ पकड़ा गया। वन ऑफ द बिगेस्ट गोल्ड बस्ट्स इन रीसेंट मेमोरी जिसे कहा जा रहा है। रानिया कर्नाटका डीजीपी रामचंद्र राव की स्टेप डॉटर, 32 साल की एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत 2014 में वैसे तो की थी, लेकिन लगता है करियर उतना अच्छा नहीं चला, क्योंकि रियल लाइफ में उनके एक क्लाइमैक्स आ गया 3 मार्च को, जब दुबई से वो एमिरेट्स फ्लाइट से बेंगलुरु में वापस आती हैं, लैंड करती हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी को ऑलमोस्ट क्लियर कर चुकी होती हैं रानिया, जब डीआरआई के लोग उनको इंटरसेप्ट करते हैं। उनके साथ जो 2 लोग थे उन्हें भी रोकते हैं। डीआरआई के लोग रानिया की पूरी तलाशी लेते हैं, पूछताछ करते हैं, और ये उनको बात पहले से ही खटक रही थी कि ये बार बार ये एक्ट्रेस दुबई क्यों जा रही है, जब उसका वहां कोई बिजनेस नहीं है, जब वहां कोई क्लोज रिलेटिव नहीं है। सोचिए, पिछले 15 दिनों में 4 बार दुबई जाना। हबीबी कम टू दुबई, तो इतना लिटरली भी नहीं लेना चाहिए था रानिया को। लगता है एक अच्छा सा सिस्टम कहीं ना कहीं बन चुका था गोल्ड स्मगलिंग का। मूवी नहीं सही, लेकिन फॉर्मूला काफी सुपर हिट था। अपने पॉपो का नाम लेकर सिक्योरिटी एस्कॉर्ट बुलाकर सिक्योरिटी चेक्स को जंप कर लेना। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि रानिया हर बार दुबई से वापस आती तो हेवी ज्वेलरी पहनती, या फिर अपना बॉडी पर, अपने थाइज में सोने के गोल्ड बिस्किट चिपका कर आती, या जैकेट के लाइनिंग में गोल्ड के बिस्किट छिपा देती। ये 14-15 किलो जो अभी एजेंसीज ने अभी बरामद की है, ये रीसेंट टाइम में सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर आप हिसाब लगाइए कि अगर वो पिछले 1 साल में 30 ट्रिप्स लगा चुकी थी दुबई, तो 400 किलो से भी ज्यादा सोना वो ऑलरेडी स्मगल कर चुकी है 1 साल के अंदर। पुलिस की माने तो हर ट्रिप में रानिया को 12 से 13 लाख रुपए भी मिलते थे। सबसे पहले तो यह सवाल उठता है कि आजकल क्या दिन दहाड़े स्मगलिंग ऐसे होने लगी है? अरे पहले के जमाने में कम से कम रात के सन्नाटे में, अंधेरे में, समुंदर के रास्ते जान की बाजी लगाकर स्मगलिंग किया जाता था, है उसमें थोड़ा रिस्क का एलिमेंट होता था। आज तो सरकारी प्रोटेक्शन के साथ स्मगलिंग हो रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इतना तो साफ है कि रानिया को प्रोटोकॉल प्रिविलेजेस वो इस्तेमाल कर रही थी जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए होते हैं, जिससे उनकी फ्रिस्किंग ही नहीं होती थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे प्रोटोकॉल प्रिविलेजेस भी ब्यूरोक्रेट्स को मिलते हैं, जिससे आप सिक्योरिटी पूरी तरीके से स्किप कर सकते हो। शायद टेररिस्ट को भी नहीं मालूम होगा कि हमारी सरकार ऐसी लफंटरगिरी को परमिट भी करती है हाई सिक्योरिटी एयरपोर्ट्स में। रानिया को बाकायदा एक प्रोटोकॉल ऑफिसर एस्कॉर्ट करता, फिजिकल फ्रिस्किंग को बाईपास कराता, एयरपोर्ट के बाहर छोड़कर आता, जहां एक सरकारी गाड़ी उसे पिकअप करने भी आती। डॉन के पीछे तो करीबन 11 मुल्कों की पुलिस लगी थी, यहां तो पुलिस खुद ही खिदमत में है। बना लो डॉन 3, एसआरके की भी जरूरत नहीं है। रानिया के स्टेप फादर रामचंद्र राव, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ने अपने आप को इस मैटर से अलग करते हुए कहा कि भैया देखो, जब से रानिया ने शादी की थी 4 महीने पहले से हम कुछ स्ट्रेस की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से हम उसके साथ टच में ही नहीं है। ये सब के बारे में तो मुझे मीडिया के से ही पता चला है। लेकिन पॉपो के लोग और पॉपो की गाड़ी अभी भी बेटी के खिदमत में तो जरूर थी। डीजीपी रामचंद्र राव कहते हैं कि भैया देखो, वो निर्दोष हैं, वो कानून अपना काम करेगा, उसे करने दो, उनका रिकॉर्ड बिल्कुल स्पॉटलेस है। लेकिन यहां भी पापा राव थोड़ा सा सच नहीं बोल रहे हैं। 2014 में जब वो आईजीपी सदर्न रेंज थे, तब केरला बेस्ड एक ज्वेलर ने उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए
राव ने गायब किए थे एक प्राइवेट बस पर रेड करके। सीआईडी ने बाद में राव के उनके गनमैन को डिकॉइटी के लिए अरेस्ट किया था। कभी गनमैन, कभी बेटी। राव जी के साथ बहुत कुछ बुरा होता है इट सीम्स। लेकिन यह बात यहां खत्म नहीं होती है, यह तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे जो ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, जो रैकेट है, वो कितना बड़ा है। डीआरआई ने रानिया को हिरासत में तो ले ही लिया है, साथ में उसके घर में छापा भी मारा, करीबन 5 करोड़ के एसेट्स वहां और फ्रीज किए, तो टोटल बरामद अभी 17 करोड़ के आसपास हो चुका है। कहा जा रहा है कि इसमें एक बड़े पॉलिटिशियन का भी हाथ है, और रानिया के जो फादर हैं वो भी पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में भी तू मैं ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। काफी बड़ा केस ये बन चुका है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि सोने की स्मगलिंग आज के डेट में हो इतनी क्यों रही है। सरकार ने तो पिछले साल गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी 15% से 6% कट करके कम कर दिया था। क्या फिर भी सोने की स्मगलिंग में इतना पैसा है कि लोग अपना नाम, अपनी आजादी खोने को तैयार हैं, इतना रिस्क लेने को तैयार हैं? क्या होता है ये गोल्ड आर्बिट्राज? और 70s के स्मगलिंग के दिन वापस आज हमें क्यों दिखने को मिल रहे हैं? हमारे सोने के साथ जो अटूट रिश्ता है वो सरकार कितनी बार तोड़ने की कोशिश कर चुकी है और तोड़ क्यों नहीं पाई है? गोल्ड कंट्रोल एक्ट से लेकर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तक, क्या है ये स्टोरी? और सोने की चमक आज भी इंडियंस के लिए कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही है? सरकार ये बात समझे ना समझे, लोग ये बात आराम से जानते हैं और मानते हैं कि हमारे देश में सोने की एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है। हमारे ट्रेडिशन से ही सोना बंधा हुआ है। शादी सोने के बिना तो होती नहीं मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए, और कंजम्पशन भी खूब दबाकर होता है। जब बच्चियां पैदा होती है तो पेरेंट्स उनके लिए सोना तब से ही सेव करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि सरकार कोई भी पॉलिसी, कोई भी स्कीम लाए, लोग उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट विथ गोल्ड ऑलरेडी है। उसके ऊपर अगर आप इमोशनल अटैचमेंट हटा भी दो, ये जो सरकार हर दूसरे दिन पॉलिसी बदलती रहती है, नए टैक्स लाती रहती है, उसके बाद इन्फ्लेशन है, उसके बाद करेंसी डेप्रिसिएशन है, गोल्ड इतना बढ़ रहा है, डॉलर इतना बढ़ रहा है, रुपया इतना कम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हेज। जो आदमी कुछ पैसा अपना सिक्योरिटी में जमा करता है तो वो गोल्ड पर बेट करता है, उस पर हेज करता है। 70% हमारी जो देश की जो गोल्ड है वो ज्वेलरी और बार्स में सिक्योरिटी के नाम पर हेल्ड है। अब जो गोल्ड इकोनॉमी है वो एक इनफॉर्मल इकोनॉमी भी है। आप जितना भी ले आइए टैक्स टूक्स, आपके पास एक अनरेगुलेटेड मार्केट है जहां स्मगलिंग, जहां स्मॉल गोल्ड ज्वेलर्स, जहां रेगुलेशंस को बाईपास किया जाता है, छोटे छोटे दरों पर छोटे छोटा सोना खरीदा जाता है जिसे सरकार डिफीट नहीं कर सकती है। इसीलिए आज हमारे देश में 11% ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड स्टॉक है। 11% गोल्ड हम होल्ड करते हैं, और यह भी नहीं कि उसको प्रोडक्टिव पर्पस में लगाते हैं, उसको होल्ड करके सेव करके बचाते हैं। अब ये लोग क्यों करते हैं? फिर स्मगलिंग क्यों करते हैं? आर्बिट्राज क्या होता है? देखिए, इसको आपको समझने के लिए यह देखना होगा कि सरकार क्या क्या कर चुकी है गोल्ड को आपके तिजोरी से बाहर निकालने के लिए, उसको प्रोडक्टिव पर्पस में लाने के लिए। 1968 का गोल्ड कंट्रोल एक्ट तो वाकई काबिले तारीफ है। नहीं, मैं सार्कास्टिक तरीके से बोल रहा हूं। जब सरकार ने बोला कि नहीं, आप गोल्ड रख ही नहीं सकते, आप गोल्ड बार रख ही नहीं सकते हैं, आप गोल्ड लोन मत लीजिए, तो गोल्ड लोन जो चल रहा था वो बैंक्स ने गोल्ड वापस कर दिया, लोन कैंसिल कर दिया। आप ज्वेलरी प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते हो, 14 कैरेट से ज्यादा आप ज्वेलरी बना ही नहीं सकते हो, और स्पेकुलेटिव बाइंग, ट्रेडिंग गोल्ड पर सब पर रोक लगा दी गई। और जिसके पास गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन था, उसको जबरन अपना गोल्ड को ज्वेलरी में कन्वर्ट करना पड़ा, नहीं तो सरकार आपका सोना जब्त कर लेती। यहां तक कि गोल्ड स्मिथ्स के पास जो सुनार होता है उसके पास सिर्फ 100 ग्राम गोल्ड रह सकता है। सरकारी जो फरमान आया था उसमें यह लिखा था। और इसीलिए देशभक्त पर हम कहते हैं कि जब सरकार ऐसे काम करे तो पूछना बहुत जरूरी है। होगा उस समय भी लोगों ने कहा होगा मोरारजी ने किया है, कुछ सोच समझ के ही किया होगा। यह बाय द वे एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक फेलियर बना, क्योंकि इसी के बाद आप देखते हो सीधे 70s और 80s में जिस तरीके का गोल्ड स्मगलिंग होता है, तो गवर्नमेंट के इस पूरे मूव को बाईपास कर दिया जाता है। दुबई जैसे कंट्रीज से गोल्ड भारी मात्रा में स्मगलिंग होके आती है और बिलो द काउंटर ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं 1970s में। इसीलिए आप देखते हो मूवीज में, और हाजी मस्तान, ओरिजिनल डॉन्स जो हैं हमारे देश के, इसी गोल्ड स्मगलिंग के बदौलत ही बने थे। दाऊद वगैरह तो खैर बाद में आए थे। फाइनली 1990 पे जाकर इसको रिपील किया गया, क्योंकि सरकार को भी समझ में आ गया कि यह मास्टर स्ट्रोक था, कोई कंप्लायंस नहीं था। लेकिन तब भी हम सोना तो खरीदते रहे, क्योंकि यह हमारे लिए स्टोर ऑफ वैल्यू है और सरकार पर हमें उतना भरोसा नहीं है।
सरकार उसके बाद भी, लिबरलाइजेशन के बाद भी, और मैं बताता हूं अभी लिबरलाइजेशन के बाद कि कैसे गोल्ड के दर कम हो गए, कैसे मनमोहन सिंह ने इस पर बहुत बड़ा चेंज किया, लेकिन उसके बाद भी जब सोना लोग खरीदते रहे तो सरकार लाई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 में। इसको इंकरेज करने के लिए लोगों को कि भैया देखो, तुम अपना जो सोना है उसको बैंक में डिपॉजिट कर लो और उस पर इंटरेस्ट पाओगे, तो सरकार भी फिर उस सोना को इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन सिर्फ 25 टन सोना पूरे देश ने डिपॉजिट किया तो यह स्कीम भी फेल हो गया। लोग अपना फिजिकल गोल्ड सरकार को नहीं देना चाहते हैं। सरकार को अब यह बात समझ लेनी चाहिए। फिर आता है डिमोनेटाइजेशन 2016 में। ऑल ऑफ अ सडन सरकार ने सोचा सारा पैसा हटा देते हैं तो लोग प्रॉपर्टी, लोग गोल्ड खरीद ही नहीं पाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा, जितना पैसा था लोगों के पास उन्होंने भर भर कर फिर गोल्ड खरीदा। ज्वेलर्स के पास तो पूरा साल का धंधा 2 दिन में आ गया था, तो यह प्रोजेक्ट वहां भी फेल कर गया। फिर 2017 में सरकार ने कहा चलिए हम पैन लगा देंगे, हम जीएसटी लगा देंगे, जिससे आप 2 लाख से ज्यादा सोना खरीद नहीं पाओगे, आपको सरकार ट्रैक कर लेगी। लेकिन यहां भी कैश बेस्ड परचेज, थ्रेशोल्ड से माने 1,99,000 का परचेज, या फिर सीधा कैश परचेज, विदाउट पैन परचेज, रूरल एरिया में परचेज, यह सब बढ़ता ही रहा, तो यहां भी रोक नहीं लग पाई। फाइनली सरकार ने एक और कोशिश की गोल्ड बॉन्ड्स के साथ। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, एक्चुअली तो सरकार बहुत ऑप्टिमिस्टिक थी इसको लेकर। 2015 में स्कीम को लॉन्च किया गया था। एक और मास्टर स्ट्रोक, सरकार ने सोचा कि भैया लोग फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदेंगे, बॉन्ड्स खरीदेंगे और हम ये पैसा लेकर इसको इन्वेस्ट करेंगे और लोगों को 2.5% टैक्स फ्री इंटरेस्ट भी देंगे। इसमें पूरा कैलकुलेशन ये था कि लोगों को 2.5% इंटरेस्ट दे देंगे, लोगों से पैसा उठाएंगे, उसको हम इकोनॉमी के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा सोच था, अच्छी बात है। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते नहीं हो ना, तब आप ये उल्टे सीधे कैलकुलेशन कर लेते हो। और कैलकुलेशन और अजम्पशन ये था कि सोने का दर इतने दिनों से इतना ही बढ़ा है, आगे जाकर भी बस इतना ही बढ़ेगा। लेकिन हुआ क्या, पिछले 2-3 सालों में आपने देखा है सोने की हालत क्या है और किस रेट पर बढ़ी है। तो सरकार के सारे कैलकुलेशन अब गए हवा में, इसीलिए सरकार और गोल्ड बॉन्ड्स अब इशू ही नहीं कर रही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 1 लाख करोड़ की लायबिलिटी बन चुकी है सरकार के बारे में। कुछ लोग तो चिंता कर रहे हैं कि भैया सरकार गोल्ड बॉन्ड का पैसा दे देगी ना वापस। तो यह भी एक मास्टर स्ट्रोक था जो फेल हो गया। तो यह बात तो क्लियर हो चुकी है कि सरकार हमारी गोल्ड कंजम्पशन हैबिट्स को समझ नहीं पाई है और उसको तोड़ नहीं सकती है। तो फिर हम ये स्मगलिंग कैसे रोक सकते हैं? क्या कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात हमने क्लियर कर दी है कि पहले तो गोल्ड इंडिया में लाना, लीगली लाना तो पॉसिबल ही नहीं था। इतनी हाई इंपोर्ट ड्यूटीज थी, लाना मना था, गोल्ड कॉस्टली था। अगर आपके पास पैसा है तब भी आपको गोल्ड नहीं मिलता लीगली। सबके पास गोल्ड था लेकिन सब बिलो द टेबल ट्रेडिंग चलता था। अब इसीलिए स्मगलर्स ने इस कमी को पूरी की। बाहर से पैसा, गोल्ड आता था और उससे स्मगलिंग होता था और स्मगलर्स को भी ढेर सारा पैसा मिलता था। इसमें प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा था क्योंकि जहां गल्फ में इट वाज लीगल, यहां वो इलीगल था। फिर 1990s में मनमोहन सिंह आते हैं और इसीलिए मैं बोलता हूं एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनमोहन सिंह ने एक बहुत रेवोल्यूशनरी काम किया। नहीं, लिबरलाइजेशन तो किया ही किया, साथ ही में 5 किलो तक सोना आप बाहर से वापस ला सकते हो। अब इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, ये इतना बड़ा काम था। और धीरे धीरे गोल्ड पर ड्यूटी को भी और कम कर दिया गया था। पहले तो 5 किलो लाइए, ड्यूटी दीजिए, फिर ड्यूटी को भी और कम कर दिया गया। इससे जो स्मगलिंग का पूरा धंधा था, एटलीस्ट गोल्ड स्मगलिंग का जो धंधा था, वो कंप्लीटली चौपट हो गया। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको तो अपना लैपटॉप, ज्वेलरी, कैमरा, ये सब पहले डिक्लेयर करना पड़ता था बाहर जाने से पहले। ये सब भी 90s में रुका। और मैं कहता हूं ना कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं प्रणब मुखर्जी एज फाइनेंस मिनिस्टर। प्रणब मुखर्जी ने तो फाइनेंस मिनिस्टर तो बहुत कांड किए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि गोल्ड इंपोर्ट तो 20% ऑफ नॉन ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ रहा है। अरे यार, हमारी तो करेंसी का क्या होगा, हम इतना ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। अब प्रणब दा का इंटेंशन गलत नहीं था, वो चाहते थे कि लोग सोना ना खरीदे, मार्केट में पैसा लगाए। तो उन्होंने क्या किया, वापस ड्यूटी लगा दो गोल्ड पर। लोग फोर्स हो जाएंगे कि गोल्ड ना खरीदे, मार्केट में पैसा लगाए, प्रोडक्टिव तरीके से पैसा और ग्रो करेगा। लेकिन वो बात नहीं समझ पाए कि आदमी तब भी सोना पर जाएगा, उसका एक इमोशनल बॉन्ड है। बार बार उसके बाद बीजेपी सरकार ने भी कांग्रेस के बाद धीरे धीरे दर बढ़ाती रही। 15% प्लस जीएसटी तक हम पहुंच गए। और फिर से आप देखोगे 2019 के बाद चरम सीमा पर स्मगलिंग भी चली गई। तो जैसे जैसे रेट बढ़ते रहे वैसे वैसे स्मगलिंग भी बढ़ता रहा। और स्मगलर्स अब ट्रॉलर में नहीं आते थे, रात के सन्नाटे में नहीं आते थे, टॉर्च ऑफ ऑन नहीं होता था।
डाइपर, सैनिटरी पैड, यहां तक कि रेक्टम के अंदर, सूटकेस के व्हील्स को मॉडिफाई करा के, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इनोवेटिव तरीके से गोल्ड पेस्ट बनाकर इस तरीके से गोल्ड को हमारे देश के अंदर लाया जा रहा था। और जैसे मैंने कहा, ट्रॉलर नहीं, लैंड रूट्स, लद्दाख के थ्रू इतने हाई ऑल्टीट्यूड में भी 100-100 किलो सोना पकड़ा गया है। हाई सी ड्रॉप्स, जहां इंटरनेशनल टेरिटरी में बोट्स आकर सोना ड्रॉप करके फिर हमारे फिशरमैन इसको शोर तक लाते हैं। और साथ ही साथ बिजी एयरपोर्ट्स, जहां हजारों की तादाद पर लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मुंबई हो, केरला हो, बैंगलोर हो, दुबई से भर भर कर लोग सोना ला रहे थे, छोटे अमाउंट्स पर, लेकिन काफी सोना अंदर आ रहा था। लास्ट ईयर मोदी सरकार ने सोने का जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको 6% कर दिया। अब 15 से 6% किया क्यों, इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया, और वो था सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का फेल्ड होना। अब जब लोग भर भर कर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीद रहे थे, तब सरकार ने सोचा था कि ये प्रोडक्टिव यूज में आएगा। लेकिन अब सरकार चाहती है कि लोग जो गोल्ड बॉन्ड है भी ना, उसको भी बेच दें, उसको मेच्योरिटी के लिए होल्ड ना करें, क्योंकि अगर मेच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो सरकार की लायबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सरकार अब चाहती है कि लोग बाहर की तरफ भी देखें और अपनी जो सोने का नीड है, द अर्ज टू बाय गोल्ड है, उसको दूसरी तरीके से फुलफिल करे, सरकार पर डिपेंडेंट ना रहे। इसीलिए 6% कर दिया गया है। लेकिन तब भी लगता है काफी ज्यादा डिफरेंस है। हमने रफ कैलकुलेशन किया, हमने ज्वेलरी मार्केट में बात की। अगर आप पूरी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस ना भी करो, तब भी मोटा मोटा 5 से 6 लाख का प्रॉफिट आप बना सकते हो 1 किलो गोल्ड को स्मगल करके। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस स्काईरॉकेट कर रहे हैं, ट्रंप के आने से, बोलने से, टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर बोलने से, इससे और भी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। लोग देख रहे हैं कैसे सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं, तो वो भी गोल्ड खरीदना चाहते हैं, और जो ब्लैक में खरीदना चाहते हैं उनके लिए स्मगलिंग रूट भी ज्यादा अच्छा है। इसीलिए अगर मैं सिर्फ 2023 की ही बात करूं तो 5000 केसेस आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां स्मगलिंग अटेम्प्ट्स पकड़े गए हैं। और बोला जाता है सिर्फ 10% अटेम्प्ट्स पकड़े जाते हैं, तो सोचो कितना बड़ा यह स्कैम चल रहा था। जब 15% था, यह स्कैम कितना कम हुआ है। अब बैंगलोर में अगर इस इंस्टेंस को देखोगे तो लगेगा कि सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में नहीं आया है, अभी भी स्मगलिंग चल रही है। 6% के साथ भी चल रही है, क्योंकि तब भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है। 1 किलो में 5 से 6 लाख कहीं नहीं गए, आपका इतना हाई रेट ऑफ अर्निंग है। नेट फैक्ट यही है कि इंपोर्ट ड्यूटी अगर आप लगाओ, जीएसटी अगर आप लगाओ, प्योरिटी का भी एक सवाल है, अगर आप उसको भी लगाओ, तो अभी भी काफी आर्बिट्राज है। अभी भी इतना आर्बिट्राज है कि कोई बाहर से सोना अंदर लाने का रिस्क कर रहा है, स्मगलिंग का रिस्क ले रहा है। क्योंकि 1 किलो अगर आप सोना स्मगल करना चाहते हो तो रिस्क काफी है, पैसा भी काफी खिलाना पड़ता है, लेकिन एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, स्मगलिंग नेटवर्क्स बनाए जा रहे हैं। सोल्यूशन तो एक ही है जो मनमोहन सिंह ने बहुत पहले किया था, थोड़ा रेडिकल लगता है, लेकिन आपको गोल्ड को ड्यूटी फ्री करना पड़ेगा, जिससे आपकी डोमेस्टिक प्राइसेस फॉरेन या इंटरनेशनल प्राइसेस के ऑलमोस्ट आसपास हो जाए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन स्मगलिंग लायक अगर डिफरेंस होगा तो इस मार्केट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब इससे लाभ क्या होगा, आप कहोगे कि अरे यहां तो सरकार का ड्यूटी लॉस हो जाएगा। अभी भी लॉस हो रहा है, क्योंकि वो पैसा ब्लैक मार्केट के थ्रू आ रहा है। जब आप किसी सिस्टम को लीगलाइज कर देते हो तो ओवरऑल ड्यूटी स्ट्रक्चर कम लगेगा, लेकिन पैसा लेजिटिमेट बन जाएगा, लेजिटिमेट लीगल इकोनॉमी में आएगा, इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा नहीं मिलेगा। खास करके आज के जमाने में जब टैरिफ का इतना बड़ा डिबेट चल रहा है, अमेरिका हमारे ऊपर बैठा पड़ा हुआ है कि इसका टैरिफ कम करो, उसका टैरिफ कम करो। ये एक प्रैग्मेटिक सोल्यूशन है कि हम गोल्ड को ड्यूटी फ्री कर दें, इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ अलाइन कर दें। ऑलमोस्ट 1-3% आपको जितना सेस लेना है उसको लीजिए, लेकिन इसको लेजिटिमाइज करिए। नहीं तो ऐसे सनसनीखेज खबर और भी आपको सुनने पड़ेंगे, जहां अब एयर हॉस्टेस ही नहीं, एक्ट्रेसेस तक स्मगलर्स बन रहे हैं। थोड़ा सोना हमारे तरफ भी भेजिए। अगर हमारा काम आपको पसंद है तो आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमारे लिए सोने से कम थोड़ा ही ना है। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है ऑन द देशभक्त, तो जरूर कोशिश करिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए ऑन patreon.com/theDeshBhakt। वी आर वेरी प्राउडली 6 years old, और 6 सालों में वी आर वेरी प्राउड टू से दैट वी आर जीरो फंडेड, वी हैव टेकन जीरो डोनेशन, जीरो ग्रांट, जीरो कंट्रीब्यूशन, फुली इंडिपेंडेंट। सिर्फ यूट्यूब एड्स और आपके मेंबरशिप पर हम डिपेंडेंट रहते हैं। सो डू सपोर्ट अस ऑन patreon.com/theDeshBhakt। Many thanks for watching.